नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे अपने विवादों और बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत निधन के मामले के बाद से ही आदित्य ठाकरे लगातार खबरों का विषय बने हुए हैं। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत मामले में आदित्य ठाकरे का नाम भी सामने आया था। ये खबरें सामने आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन की पहली रात यानी 13 जून की रात जो पार्टी हुई थी उसमें एक पॉलिटिशियन भी शामिल था और इस पॉलिटिशियन का नाम आदित्य ठाकरे के रूप में सामने आया था, जिसके बाद से ही बीजेपी इस मौके का कोई भी फायदा उठाना नहीं छोड़ना चाहती थी। बीजेपी को लेकर यह कहा जा रहा था कि आदित्य ठाकरे की ब्रांड इमेज को बीजेपी खराब करना चाहती है। जिस तरह से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी की छवि को बीजेपी ने खराब किया था, ठीक उसी तरह से वो आदित्य ठाकरे की भी ब्रांड इमेज को खराब करना चाहती है। आदित्य ठाकरे की ब्रांड इमेज को बीजेपी किस तरह से खराब कर सकती है या फिर उसने किस तरह से खराब किया, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के दुखद निधन को बीजेपी को वो मौका मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। ब्रांड आदित्य ठाकरे को धूमिल करने का मौका। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के लिए भी बीजेपी वही तरीका अपनाना चाह रही थी जिसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए अपनाया था। उन्हें भी एक ऐसे वंशज के रूप में प्रस्तुत करो जो राजनीतिक मामलों से ज्यादा मौज मस्ती वाली पार्टियों में दिलचस्पी रखता है। ये बात और है कि राहुल को अपनी छवि खराब करवाने के लिए किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं है। बीजेपी को पता है कि आदित्य के रूप में महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा युवा और सबका चहेता चेहरा उभर रहा है जो शिवसेना की उग्र कट्टरपंथी राजनीति और खुद अपनी नरम छवि के मेल के कारण घातक साबित हो सकता है। इसलिए इस ब्रांड की चमक को तुरंत और अच्छी तरह धूमिल करना जरूरी है। इसलिए ये जाहिर किया गया कि महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे एक्टर राजपूत के निधन से पहले की रात की गई पार्टी में शरीक हुए थे। आदित्य ने इस दावे का जोरदार खंडन किया। हालांकि युवा प्रतिभावान एक्टर राजपूत के निधन को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक रंग देने पर जोर दिया गया, लेकिन इससे भी बड़ी और अनकही कहानी ये होने वाली थी कि इसका आदित्य के राजनीतिक करियर पर क्या असर पड़ेगा, जो अभी वास्तव में शुरू भी नहीं हुआ। आदित्य ठाकरे ने पहले दूसरों की तरह अपना राजनीतिक करियर अपनी साफ छवि के साथ शुरू किया। ठाकरे उपनाम एक अमानत भी है और एक बोझ भी। ये इस पर निर्भर है कि आप उसे किस चश्मे से देखते हैं। ज्यादा रूढ़िवादी कट्टरपंथी लोगों का मानना है कि शिवसेना सबसे पहले क्षेत्रीयतावाद नारे और फिर धुर हिंदुत्ववादी तेवर के भूत एक ताकत बनी, लेकिन ज्यादा प्रगतिशील और सर्व समावेशी वोटर के लिए वो एक भारी नकारात्मक ताकत है। लेकिन युवा ठाकरे ने बड़े जतन से अपनी नरमपंथी छवि बनाने और खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश करने की कोशिश की जो उन सब चीजों को साथ लेकर चलना चाहता है जिनका वो खुद प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं और उन चीजों का भी जिनका उनकी पार्टी और परिवार प्रतिनिधित्व करता रहा है। आर्य कॉलोनी में पेड़ों की कटाई के खिलाफ उनका विरोध और मुंबई में पर्यावरण की रक्षा के पक्षधर उदारपंथी जमात के साथ उनका खड़े होना काफी हद तक इसी योजना का अंग था। इसने उन्हें शिवसेना के गैर पारंपरिक आधार में भी स्वीकार्य और लोकप्रिय बनाया। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले आदित्य ने ठेठ सियासतदान वाली भूमिका निभाई। पूरे राज्य में दौरे करके चुनावी सभाओं को संबोधित किया और फिर पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान भी इसी भूमिका में नजर आए। वो युवाओं की भाषा बोलते, मुंबई की नाइट लाइफ को शुरू करने, उच्च शिक्षा में सुधार, कलाकारों के लिए सुविधाओं की मांग जैसे मुद्दे उठाते। हाल ही के सालों में शिवसेना की चुनावी तकदीर बहुत शानदार नहीं रही। बीजेपी ने महाराष्ट्र में बड़ी चतुराई से उसे पीछे धकेल दिया। इस बार वो सत्ता में तो आ गई, लेकिन इसके लिए उसे कांग्रेस और एनसीपी के साथ असहज गठजोड़ करना पड़ा। मुख्यमंत्री के बेटे होने के कारण और इतनी कम उम्र में मंत्री बन जाने के कारण उन्हें खुद को एक ब्रांड के रूप में चमकाने और शिवसेना में एक नई लहर पैदा करने का मौका मिला। आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी एक मिसाल है कि जनरेशन नेक्स्ट अगर अपने पत्ते सही तरीके से खेले तो कितना फर्क ला सकती है। इसलिए बीजेपी के लिए आदित्य के गुब्बारे को ऊपर उड़ने से पहले उसकी हवा निकालना बहुत जरूरी बन गया। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत के कथित जान लेने के मामले में
उसे इसका एक मौका उपलब्ध करा दिया गया। पूर्व शिव सैनिक और वरिष्ठ बीजेपी नेता नारायण राणे ने राजपूत मामले की जांच में किसी को बचाने की कोशिश करने का खुला आरोप महाराष्ट्र सरकार पर लगाया तो उनके बेटे नीलेश राणे ने आदित्य पर उंगली उठाई। बीजेपी बिहार के प्रवक्ता निखिल आनंद ने आदित्य की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए सवाल किया कि वो राजपूत को न्याय दिलाएंगे या साजिश करने वाले को। इसके अलावा कानाफूसी वाली मुहिम भी चलाई जा चुकी जो किसी भी नेता की छवि के लिए खुला आरोप के मुकाबले कहीं ज्यादा हानिकारक होती है। इस सब का नतीजा आदित्य को आरोपों का जवाब देने को मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र की सरकार की सफलता और लोकप्रियता से जिनको परेशानी हो रही है वो राजपूत के निधन को लेकर गंदी राजनीति में जुट गए हैं। मेरे ऊपर और ठाकरे परिवार पर बेवजह कीचड़ उछाला जा रहा है। ये और कुछ नहीं बल्कि हताशा में की जा रही गंदी राजनीति है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदी फिल्म उद्योग के लोगों से दोस्ती कोई अपराध नहीं है। युवा नेता को बयान देना पड़ा। ये बताता है कि बीजेपी उन्हें कटघरे में खड़ा करने और उन्हें सवालों के घेरे में लाने में कामयाब। ग्लैमर की दुनिया में दोस्तों का होना ना कोई अपराध है और ना इस पर कोई सवाल खड़ा किया जा सकता है। लेकिन आदित्य को यह कबूल करने पर मजबूर करके उनके विरोधियों ने यह संदेश फैला दिया कि वो आम जनता से कम और ज्यादा चमक दमक वाली दुनिया से ज्यादा जुड़े हुए हैं। बीजेपी के लिए युवा वंशजों को निशाना बनाना ज्यादा आसान है क्योंकि उन लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त अंग्रेजी दा और हवाई बताने में उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, खासकर इसलिए कि उसके पास नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे अपने दम पर उभरे मेहनती नेता मौजूद हैं। ये अहम बात है क्योंकि इन तेज तर्रार युवा नेताओं में क्षमता है और अगर उन्होंने मेहनत की और अपने हाथ काले नहीं किए तो वो मोदी शाह जोड़ी के निरंतर जारी उत्कर्ष के लिए चुनौती बन सकते हैं। राहुल गांधी इसकी मिसाल है। उनका छुट्टियों पर चले जाना, लंबे अंतरालों के लिए गायब हो जाना और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व निरंतर निशाना बनाता रहा है और मतदाताओं के दिमाग में ये धारणा बिठाता रहा है कि वो जन नेता बनने के लायक नहीं है। बेशक इस कोशिश को ताकत देने के लिए राहुल ने खुद भी बहुत कुछ दिया है, लेकिन मोदी के दौर में बीजेपी ने राहुल को जिस तरह चोट पहुंचाई है वैसे किसी दूसरे नेता के ब्रांड को ध्वस्त नहीं किया गया। मोदी उन्हें नामदार कहकर उन पर कटाक्ष करते रहे हैं। मोदी और शाह को ब्रांड की अहमियत अच्छी तरह मालूम है और उनकी पार्टी को अपने विरोधियों के ब्रांडों को धूल में मिलाने से ज्यादा राजनीतिक सुकून किसी बात में नहीं मिलता। अब उभरते ब्रांड आदित्य ठाकरे हैं और बीजेपी के निशाने पर। सुशांत सिंह राजपूत के निधन को लेकर जो राजनीति चल रही वो एक बार फिर यही याद दिलाती है कि भारत की अबूझ, गंदी और बदबूदार राजनीतिक दुनिया कुछ भी करने से बाज नहीं आती और किसी को नहीं छोड़ती, चाहे वो किसी प्रतिभाशाली जिंदगी के दुखद अंत का मामला ही क्यों ना हो। ठाकरे वंशज के लिए यह अपने ऊपर अचानक बिजली गिरने जैसा है। अब उनका भविष्य इस पर निर्भर होगा कि कितनी कुशलता से अपनी छवि को धूमिल होने से बचा ले जाते हैं, जिसके लिए जाल उनके चारों ओर बिछा दिया गया है, या फिर वो दूसरे मशहूर वंशज की तरह हर तरह चुनाव के बाद इसमें और उलझते जाएंगे। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।